हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आपकी जो उत्तराखंड की जो नई वैकेंसी आई है उसको लेकर आपकी क्लासेस जो है न्यू चैनल पे स्टार्ट होने वाली। ठीक है, आपकी सारी ही क्लासेस जो है वो फ्री रहने वाली है। आपके अच्छे से जो आपका पूरा सिलेबस है उत्तराखंड का वो सारा आपका 1 बाय 1 करके सारी क्लासेस जो है वो आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, मैं आपकी सारी जो क्लासेस है वो कंप्लीट करवाऊंगी। क्लासेस का जो मीडियम रहेगा लैंग्वेज का वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रहेगा। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्लासेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगी क्या, या सिर्फ क्लास जो है वो हिंदी में ही होगी क्या। क्लास जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज के अंदर होगी। ठीक है, साथ ही सारी क्लासेस जो है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर ही रहने वाली है। तो आप इसी जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी नई क्लास अपलोड होती है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंच सके। ठीक है, सारी क्लासेस आपकी फ्री रहने वाली है, कोई भी पेड कोर्स ही नहीं रहने वाला है। तो ये तो अच्छी बात है, सभी बच्चों को फ्री में सारा कंटेंट जो है वो अच्छा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इस क्लास की जो भी पीडीएफ रहेगी, ठीक है, जो भी पीडीएफ रहेगी इन सभी क्लासेस की, सिर्फ इस एक क्लास की नहीं, जितनी भी मैं आगे क्लासेस करवाऊंगी सबकी पीडीएफ जो है वो आपके टेलीग्राम पे, जो हमारा टेलीग्राम है हमारे चैनल का, वहां पे अपलोड हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम से अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका भी कोई चार्ज आपको नहीं देना है। ठीक है, तो इतनी सारी फ्री में चीजें करवाई जा रही है। आई होप आपको ये सारी क्लासेस जो है वो अच्छी लगेगी। आपको अगर कोई भी कॉमेंट होता है क्लास को लेकर, कोई भी आपका सजेशन होता है या कोई भी आपका डाउट होता है, आपको अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी आप मेरे को क्लास के नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि मैडम इस टॉपिक में ये हमको समझ में नहीं आया है। तो या तो मैं उसके ऊपर वापस से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी या फिर मैं आपको कमेंट में मैसेज करके रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, जैसे भी आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास जो है हमारी वो शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी होने वाली है राधा कृष्णन कमेटी के ऊपर। आपने आपका सिलेबस आई होप देख लिया होगा, तो सिलेबस में सबसे पहला ही टॉपिक जो है वो आपका दिया हुआ है राधा कृष्णन कमेटी। काफी सारी कमिटीज दे रखी है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे राधा कृष्णन कमेटी से। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद में अगर एजुकेशन को लेकर कोई पहली कमेटी हमारी स्थापित हुई थी तो वो थी आपकी राधा कृष्णन कमेटी। ठीक है, 1947 में हमको आजादी मिली थी और 1948 के अंदर इस कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हो चुका था। ठीक है, तो राधा कृष्णन कमेटी आपकी सबसे पहली कमेटी है आपकी सिलेबस की। यहाँ से हमारी क्लासेस जो है वो आज से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि राधा कृष्णन कमेटी जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे पहली कमेटी बनी थी एजुकेशन के सेक्टर में। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहली एजुकेशन को लेकर कौन सी कमेटी थी, तो वो थी आपकी राधा कृष्णन कमेटी। इसका ईयर अगर आपसे पूछते हैं कि कौन से साल में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 से लेकर 1949 तक। 1948 में तो इसकी स्थापना हुई थी। इसने अपनी पूरी रिकमेंडेशन वगैरह जो है वो 1949 के अंदर क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन जो है वो ना सबमिट करवाई थी, अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सारा हिंदी में भी लिखा हुआ है राधा कृष्णन कमेटी, इसका ईयर लिखा हुआ है 1948 से 1949 तक। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि भाई कमेटी को क्यों बनाया गया था, क्यों लेकर आए थे, किसने इस कमेटी को लाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी, ये सारी चीजें अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में भी है पीडीएफ और यहाँ पे हिंदी में भी है। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, फिर मैं हिंदी में रीड कर लूंगी और फिर मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो अब इंग्लिश में मैं सबसे पहले आपको रीड करके बता देती हूँ क्या बोला है। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वाज अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन 1948। मैंने बता दिया भाई, आजादी के बाद में हमारी भारत की सरकार ने कोई पहला कदम एजुकेशन के सेक्टर में लिया था, तो वो क्या था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अब पूछोगे मैडम हम तो राधा कृष्णन कमेटी पढ़ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहां से आ गई। तो राधा कृष्णन कमेटी का ही दूसरा नाम आपसे अगर पूछ ले तो क्या है, वो है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो राधा कृष्णन कमेटी कब आई थी, इंडिपेंडेंस के बाद में आई थी, उसका साल क्या है वो आपको याद रखना है। अब अगर आपसे पूछ ले, आपको ऑप्शन में अगर राधा कृष्णन कमेटी ना दिया हो, आपको दिया हो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है वो कौन से साल में आई थी, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो कौन सी कमेटी है, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं, मैडम ने पढ़ाई ही नहीं। ये ही है आपकी राधा कृष्णन कमेटी का दूसरा नाम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया राधा कृष्णन कमेटी का दूसरा नाम है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1948 में आई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इसके चेयरमैन थे। और क्योंकि ये जो राधाकृष्णन है ये इसके चेयरमैन थे, इसलिए इस कमेटी को हम राधा कृष्णन कमेटी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है द इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन IUBE एंड द सेंटर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE recommended to the government of India that a commission
on Education should be appointed to inquire into the problem and prospect of Indian university education and to suggest improvement and extension that might be considered desirable to suit the present and future requirement of the country। क्या बोला है भाई, काफी ज्यादा भयंकर इंग्लिश में बात हो गई है यहाँ पे। थोड़ा सा हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी में क्या बोला है, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि स्वतंत्रता के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति थी। ठीक है, तो इसका हिंदी में नाम क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन से साल में आई थी, 1948 के अंदर। ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ में क्या बोला था, यहाँ पे ये बोला है कि आपका अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है, जिसको हम IUBE बोलते हैं, और जो आपका केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो है, जिसको हम केब बोलते हैं, इसने क्या करा था, भारत सरकार को सुझाव दिया था कि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं और संभावनाओं की जांच करने और देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप वांछनीय माने जाने वाले सुधारों और विस्तारों का सुझाव देने के लिए शिक्षा पर एक आयोग की नियुक्ति होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछे कि जो आपका राधाकृष्णन कमेटी है ये क्यों आई थी या फिर इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था, तो IUBE यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और आपका केब जो है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसने भारतीय सरकार को क्या कहा था, एक सुझाव दिया था कि भाई हमको अगर एजुकेशन के सेक्टर में कुछ अच्छा करना है, क्योंकि अभी 1947 में हमारा देश जो है वो आजाद हुआ है और 1948 में ही इसकी स्थापना हो गई, यानी कि बहुत टाइम की बात तो है नहीं, जस्ट 1 साल के बाद में बात है ना। तो इन्होंने कहा, इन दोनों ही बॉडीज ने कहा, IUBE और केब ने कहा कि अब क्योंकि हमारा देश भी आजाद हो चुका है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारे देश में एक शिक्षा को अच्छा स्तर पर डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी शिक्षा को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हमारे देश को और आगे बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमको एक समिति बनानी पड़ेगी, हमको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए राधाकृष्णन कमेटी जो है उसका निर्माण हुआ था, जिसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इसलिए नवंबर 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग जो है उसकी नियुक्ति करी गई थी और इसने अपना सुझाव जो है, अपनी रिपोर्ट जो है वो अगस्त 1949 के अंदर दिए थे। मैंने बताया 1948 में तो इस कमेटी की स्थापना हुई थी और फिर इस कमेटी ने क्या करा, जांच पड़ताल करी भी एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी समस्याएं आ रही है हमारे देश में। ठीक है, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में एक पूरी रिपोर्ट बना के तैयार करी और उस रिपोर्ट को फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपा 1949 के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें। अब आगे चलते हैं। आगे बोला है एम्स ऑफ द कमीशन। कमीशन के जो है ना उद्देश्य हैं, आयोग के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। भाई इसका कुछ उद्देश्य तो होगा ना, इसकी हमने स्थापना करी तो क्यों करी, इसका उद्देश्य क्या है उसको पढ़ते हैं। उद्देश्य में बोला गया है टू रिपोर्ट ऑन द इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन दैट मे बी डिजायरेबल टू सूट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। क्या बोला है भाई, इस जो है ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है इसकी स्थापना हमने इसलिए करी थी ताकि जो हमारी कंट्री है इसकी प्रेजेंट और आने वाली फ्यूचर में जो भी नीड है एजुकेशन को लेकर वो सारी जरूरतें पूरी हो सके। ठीक है, इसके लिए हमने इस कमेटी की स्थापना करी थी। यही आपका हिंदी में लिखा है कि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देना तथा है ना देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार और विस्तार का सुझाव देना कि भाई आज की डेट में प्रेजेंट की नीड क्या क्या है और आने वाले फ्यूचर में भी एजुकेशन को लेकर हमको किस किस चीजों की जरूरत हो सकती है, इन सारी चीजों के बारे में सुझाव देने के लिए हमने इस कमेटी को बनाया था और यही इसका उद्देश्य था। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, डिसीजन वाज ड्यू टू रियलाइजेशन दैट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाज एसेंशियल फॉर अ नेशनल कल्चरल रिसर्जेंस एज वेल एज फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल एंड अदर मैन पावर। यानी कि यही बोला गया है कि भाई हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी नेशनल और कल्चरल जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जरूरतें हैं उसको फुलफिल करने के लिए इस समिति की स्थापना जो है वो हमने करी थी। ठीक है, आगे इसके फीचर्स देखते हैं। भाई फीचर्स क्या है, जो हमारी जो आयोग है उसके उद्देश्य क्या है या फिर उसके फीचर्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है ना। तो सबसे पहले है कि फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, कि भाई यह ऐसा आयोग है जो कि है ना इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है, रिकमेंडेड फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए इस आयोग की स्थापना हुई थी। अब ध्यान में रखना हमारे यहाँ पे 2 प्रकार की एजुकेशन है। एक तो है आपकी प्राइमरी एजुकेशन, है ना, आपकी स्कूल
किस स्तर वाली एजुकेशन? एक है आपकी हायर एजुकेशन। आई होप आपने हायर एजुकेशन और ये सब कुछ एनईपी के अंदर पढ़ा होगा ये सारी टर्म्स को। तो एक आती है आपकी हायर एजुकेशन, जहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी ये स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं थी कि भाई स्कूल एजुकेशन में हम क्या सुधार कर सकते हैं, ये थी आपकी हायर एजुकेशन के लिए कि हायर एजुकेशन में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या सुधार कर सकते हैं, उसके लिए इस समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे क्या बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ केब एंड आईयूबीई अपॉइंटेड द कमीशन इन द नवंबर 1948। मैंने बता ही दिया कि दो आपकी बॉडीज है, केब और आईयूबीई, इन दोनों ने कहा कि भाई एजुकेशन के लेवल में हमको कुछ कुछ चीजों के ऊपर सुधार करना है, तो उसके लिए हमको एक समिति की स्थापना करनी पड़ेगी। इसलिए भारत सरकार ने 1948 में जो आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, जिसको हम राधा कृष्णन कमेटी कहते हैं, उसकी स्थापना करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में क्या बोला है, आई होप आपको इंग्लिश और हिंदी में जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी इशू है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में बोला है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द चेयरमैन विच इज व्हाई दिस कमीशन इज आल्सो नोन एज राधाकृष्णन कमेटी। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई इस समिति के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, इस कमेटी का नाम रखा गया राधाकृष्णन कमेटी, क्योंकि इसके चेयरमैन कौन थे, राधाकृष्णन ही थे। तो अगर आप कोई भी कमेटी को पढ़ोगे ना तो उस कमेटी का नाम उस कमेटी के चेयरमैन के नाम के ऊपर ही रखा गया है। जैसे कि राधाकृष्णन कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे, राधाकृष्णन थे, उसलिए रखा गया। एक आती है आपकी मुदलियार कमेटी, क्यों आई है वो, क्योंकि उसके चेयरमैन कौन थे, मुदलियार थे। एक आती है आपकी कोठारी कमीशन, तो उसके नाम कोठारी कमीशन क्यों रखा गया, क्योंकि उसके चेयरमैन कौन थे, दौलत सिंह कोठारी जी। ठीक है, तो जितनी भी आपकी कमिटीज आती है उसके जो चेयरमैन होते हैं उनके नाम पे ही उस समिति का नाम जो है वो रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो सवाल आप इस एक ही चीज से कर सकते हो। एक तो आपकी राधाकृष्णन कमेटी, ठीक है, एक आपको कमेटी का नाम याद हो गया, दूसरा कमेटी के चेयरमैन कौन है, राधाकृष्णन ही है। तो अगर एग्जाम में पूछते हैं राधाकृष्णन कमेटी के चेयरमैन कौन है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई और इंसान होगा, नहीं, वो राधाकृष्णन खुद ही है, इसलिए उनके नाम पे ये नाम जो है समिति को वो दिया गया है। ठीक है, आगे क्या बोला है, कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स। इस जो पूरी समिति है इसमें 10 लोग शामिल थे जिन्होंने ये पूरी रिकमेंडेशन जो है वो तैयार करी, सुझाव जो है वो सारे तैयार करे। इसके कितने लोग थे, 10 लोग थे। आगे बोला है कि इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी, 1948 में तो इस समिति की स्थापना हो गई, रिपोर्ट सबमिट करी अगस्त 1949 के अंदर। तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंटर्स जो है वो आपको अपने नोट्स के अंदर उतार लेने हैं, एज इट इज लिख लो वहां पे। ठीक है, आगे क्या बोला है, इस कमिटी ने अपने 2 वॉल्यूम जो है वो दिए थे। ठीक है, पहले वॉल्यूम में अपनी रिकमेंडेशन बताई थी, भाई क्या क्या सुझाव ये समिति दे रही है एजुकेशन के सेक्टर में, वो सारे सुझाव जो है वो इसने फर्स्ट वॉल्यूम में बता दिए थे। दूसरे वॉल्यूम में बताया था डेटा कंटेंट यूज्ड फॉर स्टडी, भाई स्टडी करने के लिए इसने जो भी पढ़ाई लिखाई करी है, पढ़ाई लिखाई मतलब जो भी इसने रिसर्च करी है, ये सारे सुझाव दिए। तो सुझाव देने के लिए जरूर कुछ ना कुछ रिसर्च करी होगी, कहीं से खोज करी होगी, फिर तो पता चला भाई ये सारी प्रॉब्लम्स है और इन प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो वो स्टडी करने के लिए जो जो डेटा यूज में लिया है वो सारा डेटा जो है वो सेकेंड वॉल्यूम में दे रखा है। ठीक है, तो हमको सेकेंड वॉल्यूम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन सा डेटा कहाँ से लिया, कैसे लिया, वो देखने की जरूरत नहीं है। हमको क्या देखना है, हमको इसके सुझाव देखने, हमको इसके रिकमेंडेशन देखने की भी कौन कौन सी रिकमेंडेशन जो है इस समिति ने दी थी। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंटर्स जो है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, एम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, भाई इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन के एम क्या क्या है, तो एम थे इसके सबसे पहले तो प्रोड्यूस एबल सिटीजन हु कैन टेक अप नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेसफुली इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, भाई ऐसे सिटीजन को बनाना जो कि हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके बहुत ही अच्छे तरीके से। और कब कोई इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा, जब वो अच्छे से उसको सारी शिक्षा मिलेगी, सारी नॉलेज मिलेगी, है ना। दूसरा क्या बोला है, मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड इन जनरल, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, स्किल्स, कौशल की विद्या देना। ठीक है, अभी तो हम किताबी ज्ञान पढ़ते हैं, किताबों में जो लिखा हुआ है उसके सवालों को रट लेते हैं, एग्जाम देके आ जाते हैं, पास हो जाते हैं, नंबर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है आपका वोकेशनल एजुकेशन, जहाँ पे हम स्किल्स को सीखते हैं, हम है ना कौशल को सीखते हैं, जहाँ पे हमको ट्रेनिंग दी जाती है किसी काम को करने के लिए। तो वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी इस समिति ने फोकस करा था कि भाई लोगों को हमको है ना वोकेशनल एजुकेशन सिखानी है, लोगों को हमको स्किल्स सिखानी है, कौशल का ज्ञान देना है लोगों को, ताकि वो अपने जीवन का यापन कर सके। भाई अब सब लोग तो पढ़ के आईएएस आरएस तो बनेंगे नहीं, आईएएस आरएस तो कुछ ही लोग बनेंगे, तो बाकी की जनता क्या करेगी, भूखी तो बैठेगी नहीं। उनको हमको कुछ ना कुछ स्किल्स सिखानी पड़ेगी, ताकि वो कुछ ना कुछ कौशल करके इतने सक्षम हो जाए कि वो अपना रोजगार जो है वो ढूंढ सके और अपना जीवन जो है वो यापन कर सके। ठीक है,
आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि टू प्रिजर्व एंड डेवलप द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ द कंट्री, हमको हमारे कंट्री का सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, कल्चर जो है, इसको डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, हमारी कंट्री को आगे बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सारी ही फील्ड में, ठीक है। आगे क्या बोला है, जनरेट न्यू आइडियाज एंड डिस्कार्ड दोज विच आर लाइकली टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द नेशन। भाई आगे वही है बात, सेम टू सेम पॉइंट है कि नेशन को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए एजुकेशन जो है वो काफी ज्यादा महत्व रखती है, ठीक है। फिर आगे अगला एम क्या था, टू एजुकेट द माइंड एंड सोल ऑफ द स्टूडेंट इन ऑर्डर दैट ही मे ग्रो इन विजडम। भाई सभी बच्चों के दिमाग का, सभी बच्चों के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को है ना बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ करवाने के लिए एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे क्या बोला है, यही सारी बातें आएंगी। ये सबसे पहली समिति थी, तो ये समिति एजुकेशन के सेक्टर में आई। तो एजुकेशन क्या क्या योगदान कर सकती है एक इंसान के जीवन में, एक देश के जीवन में, ये सारी बातें ही इसका एम थी, ठीक है। आगे क्या बोला है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अक्वायर ऑल काइंड ऑफ नॉलेजेस, टू इंसिस्ट तो है ना इंस्टिल मॉरल वैल्यू इन द स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर एक मॉरल वैल्यू जो होती है ना, एक मॉरल वैल्यू, आपने है ना मॉरल साइंस का है ना, हमारे पास में एक सब्जेक्ट हुआ करता था जब हम 5th-6th क्लास में थे, तो वहां पे हमको मॉरल वैल्यू सिखाई जाती थी, ठीक है। तो वो जो मूल्य है, वो जो मूल्य की शिक्षा हमको दी जाती थी, उसके बारे में भी इस समिति ने जोर दिया है कि हमको बच्चे को किताबी ज्ञान और कौशल और ये सब तो सिखाना ही है, हमको उसको मॉरल वैल्यूज भी सिखानी है ताकि मूल्य का भी उसको ज्ञान रहे, ठीक है। आगे क्या बोला है, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनलिज्म इन द स्टूडेंट। भाई किसी बच्चे के अंदर भाईचारे की भावना भी रहनी चाहिए, इसके लिए भी हमको उसको पढ़ाई करवानी है, और पढ़ाई हमको इस तरीके से करवानी है ताकि वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड और इंटरनेशनलिज्म की भावनाओं को समझ सके, ठीक है। आगे क्या बोला है, टू प्रोवाइड द लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एजुकेशन, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें, ये सारी विद्याएं जो है वो हमको एक बच्चे को सिखानी है, ठीक है। इसके लिए समिति को बनाया गया था। फिर आगे बोला है कि टू ब्रिंग अबाउट द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। एक बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हमको करना है, आध्यात्मिक विकास जो है वो भी हमको एक बच्चे का करना है। तो ये भी इस समिति का एम था, उद्देश्य था, ठीक है। ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एम, उद्देश्य। ये समिति जो बनाई गई थी, राधा कृष्ण कमेटी जो बनाई गई थी, क्यों बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं। देश को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन काम में आएगी, बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट में हमको योगदान देना है, बच्चे के आध्यात्मिक विकास हमको करना है, तो ये सारी चीजें किससे हो पाएगी, इस एजुकेशन से ही हो पाएगी, ठीक है। आगे बोला है, एम ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी टू प्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल एडवेंचर्स, यानी कि बच्चों के अंदर जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं, उसका विकास करना है। ये भी इस समिति का एम था, उद्देश्य था, ठीक है। तो ये सारे आपके कुछ इस समिति के उद्देश्य थे। आगे बोला है कि हैज टू मेक न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, नई नई चीजों की डिस्कवरी करना, नई नई चीजों के इन्वेंशन करना भी इस समिति का क्या था, उद्देश्य था। साथ ही साथ लोगों के अंदर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस जैसी भावनाओं को लेकर आना, ये भी इस समिति का उद्देश्य था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ पॉइंट्स में आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपकी हिंदी में दिए हुए हैं कि ऐसे योग्य नागरिक तैयार करना जो विभिन्न क्षेत्र में है ना राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभा सके, ठीक है। आगे बोला है कि सामान्य व्यावसायिक और है ना सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा जो है वो बच्चे को देनी है, ठीक है। ऐसे करके सारे पॉइंटर्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि देश की संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण और विकास करना है, नए विचार उत्पन्न करने के लिए समिति आई थी, साथ ही साथ है ना छात्रों में सार्वभौमिक भाईचारा, अंतर्राष्ट्रीय भावनाएं जो है वो उत्पन्न करनी थी। फिर राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग और वाणिज्य में नेतृत्व प्रदान करना था बच्चों को, इसके लिए ये समिति को बनाया गया था। विद्यार्थियों की आध्यात्मिक है ना विकास हमको करना था, इसके लिए इस समिति को बनाया गया था। समाज को मजबूत बनाने के लिए, नई खोज और आविष्कार करने के लिए समिति का निर्माण हुआ था। साथ ही साथ विश्वविद्यालय को लोकतंत्र की नींव मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ लोगों में समानता है ना, बंधुत्व और सामाजिक न्याय जैसी चीजों को सुनिश्चित करने के लिए इस समिति का विकास हुआ था, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। हमने उसके फीचर्स पढ़ लिए, भाई कमेटी का फीचर क्या था, कमेटी का उद्देश्य क्या था, एम क्या था, इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब हम देखते हैं शिक्षण है ना कर्मचारी यानी कि जो टीचिंग स्टाफ है उसके लिए इस समिति ने क्या कहा है। तो टीचिंग स्टाफ के लिए समिति ने कहा है, क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचर। किसी भी यूनिवर्सिटी की क्वालिटी जो है उसके टीचर के ऊपर डिपेंड करेगी। भाई कोई भी स्कूल है, कोई भी टीचर है,
कोई भी स्कूल है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पढ़ाने वाले शिक्षक कैसे हैं। जैसे शिक्षक होंगे वैसे ही वो यूनिवर्सिटी होगी। शिक्षक अच्छे हैं, शिक्षक का जो है ना नॉलेज का स्तर जो है अगर वो अच्छा है तो वहाँ पे पढ़ाने वाले जो शिक्षक अच्छे हैं तो वहाँ पे वो जो यूनिवर्सिटी है उसका भी बड़ा नाम होगा कि भाई यहाँ पे तो बड़े बड़े लोग जो है वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यही बोला गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। कैसे शिक्षक हैं वैसा ही वो विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए टीचिंग स्टाफ जो है, टीचर्स जो है जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, उनके अंदर हमको इम्प्रूवमेंट लेकर आना है, उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, उनकी क्वालिफिकेशन योग्यताओं को बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि किसी भी है ना चलते फिरते को हमको टीचर बना देना है, नहीं। टीचर बनाने के लिए इसलिए आपके काफ़ी सारी आजकल नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि भाई आपको 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करना है, आपको 2 साल का बीएड करना है, आपको 4 साल का बीएड करना है। नए नए प्रोग्राम्स इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि एक अच्छा टीचर जो है वो बनाया जा सके। अच्छा टीचर होगा तो अच्छी नींव होगी तो आगे बिल्डिंग जो है वो अच्छी बनेगी ही बनेगी। ठीक है, फिर आगे बोला है कि 4 कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर। टीचर में 4 कैटेगरियां जो है वो बांट दी है। पहले होंगे आपके प्रोफेसर्स, फिर एक होंगे आपके रीडर्स, एक होंगे आपके लेक्चरर्स, एक होंगे आपके इंस्ट्रक्टर्स। इस तरीके से 4 कैटेगरीज के अंदर टीचरों को बांट दिया है इस समिति ने। ठीक है, आगे बोला है पे स्केल एंड सर्विस कंडीशन शुड बी इम्प्रूव। अब टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि सबसे अच्छा प्रोफेशन जो है वो माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है नहीं बोलूंगी, था। ठीक है, कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन था जहां पे सबसे कम जो है ना तनख्वाह जो है वो मिलती थी। आजकल तो अभी भी आज के ज़माने में भी बहुत अच्छी खासी तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन हाँ ठीक ठाक तनख्वाह पहले से तो अच्छी ही मिलती है। ठीक है, तो टीचिंग एक इतना नोबल प्रोफेशन है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे जो सैलरी है वो सभी प्रोफेशन से सबसे कम दी जाती है टीचरों को। ठीक है, तो इसके लिए इस समिति ने अपने रिकमेंडेशन दी, अपने सुझाव दिए कि भाई टीचरों को जो स्केल है, पे ऑफ स्केल जो है, उनको जो तनख्वाह है वो भी अच्छी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उस तनख्वाह की कंडीशन को भी अच्छा करने के लिए समिति को लेकर आए थे। ठीक है, आगे बोला गया है टीचर्स शुड बी गिवन लीव फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, टीचर्स को भाई अगर लीव वगैरह की जरूरत होती तो वो भी उनको दी जानी चाहिए। प्रमोशन शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट। अब टीचरों का आगे आगे प्रमोशन होता है तो वो प्रमोशन भी कैसे होना चाहिए, उनकी मेरिट के आधार पे होना चाहिए। ठीक है, आगे बोला है कि एज ऑफ रिक्वायरमेंट शुड बी 60 एंड फॉर प्रोफेसर्स इट इज 64। जितने भी टीचर हैं उनकी जो है ना रिटायरमेंट होती है, सेवानिवृत्ति होती है, उसकी आयु दे रखी है 60 वर्ष के लिए, और जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज बता रखी है 64 वर्ष। ये सारी रिकमेंडेशन दे रही है ये समिति। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि भाई विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, तो इसलिए उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, उनकी योग्यताओं को बढ़ाना है। किसकी? टीचर्स की। ठीक है, आगे बोला है कि विश्वविद्यालय शिक्षकों को 4 श्रेणियों में डिवाइड करता है। प्रोफेसर होंगे, रीडर होंगे, लेक्चरर होंगे और आपके प्रशिक्षक होंगे। ठीक है, आगे बोला है कि है ना सेवा शर्तें, वेतन और जो सेवा शर्तें होती है शिक्षकों को वो भी अच्छी देनी चाहिए, उसमें भी सुधार करने के लिए सुझाव दिया इस समिति ने। फिर बोला गया है कि शिक्षकों को उच्च माध्यम के लिए अवकाश दिया जाना चाहिए। पदोन्नति योग्यताओं के आधार पर होनी चाहिए। जो है ना आपका जो प्रमोशन होता है वो उनकी योग्यताओं के आधार पर, मेरिट के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो मेरा आदमी है तो इसको आगे हम प्रमोशन दे देते हैं, नहीं, योग्य है तो उसको बिल्कुल दो। ठीक है, आगे बोला है कि सेवानिवृत्ति जो होती है वो 60 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। रिटायरमेंट जो है वो 60 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि 60 वर्ष का आदमी हो गया, टीचर हो गया, उसका रिटायरमेंट कर दो। ठीक है, और प्रोफेसर के रिटायरमेंट की एज बताई हुई है 64 वर्ष। ठीक है, आई होप छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही मिलते जुलते पॉइंट आएंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे अच्छी बात है कि आप अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो साथ ही साथ इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी आपका मीडियम है, साथ ही साथ पॉइंट के अंदर, इसलिए मैं पॉइंट लेकर आई हूँ, थ्योरी नहीं लेकर आई हूँ इस क्लास में, एक एक पॉइंट लेकर आई हूँ ताकि पॉइंट बच्चों को पढ़ने में और समझने में आसान होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पॉइंटर्स को आपको अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है, आगे बोला है व्यावसायिक शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए समिति ने क्या सुझाव दिए। समिति कहती है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन डिवाइडेड प्रोफेशनल एजुकेशन इनटू 5 एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एज एग्रीकल्चर एजुकेशन, commercial education, engineering, technology, legal education and medical education. Commission recommended that these professional education should be started and developed. व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी सुझाव दिए इस समिति ने। इस समिति ने क्या कहा कि हमको प्रोफेशनल एजुकेशन भी बच्चों को देनी है। अब वो प्रोफेशनल एजुकेशन कौन कौन सी हो सकती है? वो होगी आपकी एग्रीकल्चर एजुकेशन, कॉमर्शियल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, चौथी है आपकी मेडिकल एजुकेशन और 5वीं है आपकी लीगल एजुकेशन।
5 प्रकार की प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बात हुई है, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात हुई है। इन 5 ही प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा जो है वो हमको एक बच्चे को देनी है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको अलग अलग 4 से 5 से 6 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन कौन सी प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में जो राधाकृष्णन कमेटी है उसने बात करी थी। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप तो कुछ भी तुक्के लगा के आओगे, गलत करके आओगे फिर, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि अभी नोट्स में लिख लेना कि राधाकृष्णन समिति ने 5 प्रकार की प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात करी थी कि हमको बच्चे को 5 प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा जो है, 5 प्रकार की प्रोफेशनल नॉलेज जो है, प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो देनी है। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से थे, यानी कि 5 प्रकार की प्रोफेशनल एजुकेशन कौन कौन सी है। पहली है एग्रीकल्चर को लेकर, मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ यहाँ पे। पहली है आपकी कृषि शिक्षा, दूसरी है आपकी वाणिज्य शिक्षा, वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल एजुकेशन। तीसरी है आपकी इंजीनियरिंग और है ना प्रौद्योगिकी यानी कि इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन। चौथी है आपकी कानूनी शिक्षा। पांचवी है आपकी चिकित्सा शिक्षा यानी कि चौथी है आपकी लीगल एजुकेशन और 5th है आपकी मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। 5 प्रकार की है ना व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात हुई है, ठीक है। आगे क्या बोला है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेश का माध्यम कौन सा होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन के मीडियम कौन से होने चाहिए। भाई टीचर पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाना है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, सब बता दिया। पर पढ़ाएगा कौन सी भाषा में, जो इंस्ट्रक्शन देगा वो कौन से माध्यम में देगा, कौन सी भाषा में देगा, कौन सी भाषा बच्चों को समझ में आएगी। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है कि कमीशन सजेस्टेड दैट हायर एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू द रीजनल लैंग्वेज। जो आपकी रीजनल, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है ना, आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसके अंदर बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। विद ऑप्शन टू यूज द फेडरल लैंग्वेज हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आइदर फॉर द सम सब्जेक्ट और फॉर द ऑल सब्जेक्ट्स। यानी कि टीचर जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर हायर एजुकेशन पे जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसके अंदर पढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ वो हिंदी का भी प्रयोग कर सकता है। आपकी जो क्षेत्रीय भाषा जो है, भाई कोई है ना महाराष्ट्र में रहता है तो उसकी मराठी हो सकती है, किसी की बंगाली हो सकती है, ठीक है। तो जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसके अंदर टीचर आपको पढ़ाएगा, उसके साथ साथ वो हिंदी का भी प्रयोग कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश 2 ऐसी भाषाएं हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी को समझ में आती है, ठीक है। आगे बोला है English should be studied in higher schools and in universities for keeping the student in touch with the living stream of ever growing knowledge। भाई ऐसा नहीं कि हमको इंग्लिश को छोड़ देना है, इंग्लिश को छोड़ने के लिए बोला है, नहीं। इन्होंने बोला है कि इंग्लिश को भी हमको बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाना है ताकि इंग्लिश जो है वो आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट है। इनका भाषा को लेकर कोई ये नहीं था कि आपको हिंदी ही पढ़ानी है, आपको इंग्लिश ही पढ़ानी है, आपको जो क्षेत्रीय भाषा है वही पढ़ानी है, नहीं। इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आपको क्षेत्रीय भाषा पढ़ानी है, उसके बीच में आप साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश को भी नकारा नहीं है, इंग्लिश के लिए भी बोला है कि आपको बच्चे को इंग्लिश के भी टच में रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि कल को वो बाहर जाए पढ़ने के लिए तो बाहर तो कोई आपसे मराठी नहीं बोलेगा ना, बाहर तो कोई आपसे बंगाली या फिर हिंदी नहीं बोलेगा, बोल भी सकते हैं पर ज्यादा तो वहां बाहर आपसे इंग्लिश में ही बोलेंगे, तो आप तो बोल दोगे भाई हमको तो हमारे टीचरों ने इंग्लिश तो पढ़ाई ही नहीं थी। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि भाई हिंदी आपकी रीजनल लैंग्वेज जो है ये सब तो आपको पढ़ाना ही है, लेकिन बच्चे को इंग्लिश के भी टच में रखना है, ताकि आज का जो जमाना है इसके अंदर इंग्लिश जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो हो सकता है कि बच्चे को कल को इंग्लिश भाषा की जरूरत पड़ सके उसके फ्यूचर में। तो हमको उससे बच्चे को दूर नहीं करना है, उसको इंग्लिश के टच में भी रखना है, ठीक है। ये सारी है ना मीडियम जो है उसके बारे में इस समिति ने बात करी थी। हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ एक बार। आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज के माध्यम से दी जानी चाहिए। इसमें कुछ विषयों या सभी विषयों के लिए शिक्षण के माध्यम के रूप में जो आपकी हिंदी है उसका भी उपयोग जो है वो हम विकल्प के तौर पर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बोला है कि छात्रों को निरंतर बढ़ते ज्ञान की जीवंत धारा के संपर्क में रखने के लिए उच्च विद्यालय और विश्वविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम का भी प्रयोग जो है वो किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला है, परीक्षा प्रणाली या फिर एजुकेशन सिस्टम को लेकर इस समिति ने क्या सुझाव दिए। तो इस समिति ने कहा कि टीचर मस्ट इवेल्युएट स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअसली इन द क्लासरूम। जब तक आप बच्चों का इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करना है ना, उसका टेस्ट लेना, बच्चे को चेक करना, मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कल आपका है ना मूल्यांकन करूंगी, कल आपका टेस्ट लूंगी, सवाल पूछूंगी मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था बताओ, कल कौन सी समिति पढ़ाई थी, कौन से साल में आई थी, क्या नाम था, चेयरमैन का क्या नाम था, सारे सवाल आपसे पूछूंगी। क्यों पूछूंगी, मेरे को मजा आ रहा है? नहीं, इसलिए पूछूंगी ताकि मेरे को पता चले कि कल मैंने बच्चे को जो पढ़ाया क्या वो अभी तक उसके दिमाग में है या नहीं है, या उसके ऊपर से जा रही है वो चीजें। भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ कुछ चीजें, आपको अगर समझ में ही नहीं आ रही तो मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है फिर,
ठीक है। अगर आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो आप समझना नहीं चाह रहे हो, दूसरी बात या तो मैं ढंग से नहीं समझा रही हूँ। तो क्या ऐसी रीजन है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, मैं अब दूसरे टॉपिक पे बढ़ सकती हूँ। पहला टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊंगी कैसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे को पता कैसे चलेगी, सपने तो आएंगे नहीं, मेरे को ये पता चलेगी आपका इवेल्युएशन करके, आपका मूल्यांकन करके, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि टीचर मस्ट इवेल्युएट स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली इन द क्लासरूम, कि भाई क्लास में जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो क्लास में पढ़ाने के साथ साथ ही आपको बच्चे का मूल्यांकन जो है वो करते रहना है, आपको बच्चे को इवेल्युएट करते रहना है, ताकि पता चल सके कि उसको जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, वो सही ट्रैक पे है, दिमाग कहीं उसका क्लास के बाहर तो नहीं जा रहा है, ठीक है। आगे बोला है कि द टाइप ऑफ क्वेश्चन मेथड ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी थॉरोली चेंज्ड विद अ व्यू टू मेक इट मोर रिलायबल एंड वैलिड। आपको बच्चे से बार बार ऐसे प्रकार के सवाल पूछने हैं जो कि है ना उसके लिए वैलिड हो, जो कि आप पढ़ा रहे हो उससे जुड़े हुए हो, ताकि बच्चे को वो चीजें समझ में आए और बेहतर तरीके से, ठीक है। आगे बोला है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन शुड बी सप्लीमेंटेड बाय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, या फिर ओरल एग्जामिनेशन शुड बी यूज्ड। आप बच्चे से मौखिक तरीके से उसका इवैल्यूएशन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मूल्यांकन आपको हर बार पेन कॉपी लेकर सवाल में पूछ रही हूँ, आप सवालों का उत्तर दे रहे हो लिख के, नहीं, जरूरी नहीं कि हर बार आप है ना लिख के ही सवालों के उत्तर दो और लिख के ही आपका मूल्यांकन हो। आप मौखिक रूप से भी मूल्यांकन कर सकते हो, मैं पूछ सकती हूँ आपसे, आप मेरे को बोल के जवाब दे सकते हो, तब भी मैं आपको मूल्यांकन कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओरल एग्जामिनेशन के बारे में भी सुझाव दिया है समिति ने कि भी टीचर को क्लास में पढ़ाने के साथ साथ बच्चे का मूल्यांकन करते रहना है, ताकि पता चलता रहे कि जो आप दूसरी तरफ भेज रहे हो नॉलेज, क्या वो बच्चे को समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। सीधा सा ये इसका फंडा है, ठीक है। आगे बोला है इंटरनल असेसमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। इंटरनल असेसमेंट जो है वो होना चाहिए, एंड द सिस्टम ऑफ ग्रेस मार्क्स शुड बी अबॉलिश्ड। ये जो ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं ना बच्चों को पास करने के लिए, इस सिस्टम को ही हटा दो। ऐसा कुछ भी प्रावधान होना ही नहीं चाहिए कि बच्चे अगर पास नहीं हो रहे, 25 नंबर लेकर आने हैं, उसके है ना अगर 23 नंबर आ रहे हैं तो ठीक है 2 नंबर उसको ग्रेस में दे देते हैं ताकि वो पास हो जाए। ग्रेस यानी कि धक्का लगा के पास करते हैं, भाई धक्का लगा के क्यों पास करना है, ये सिस्टम को ही हटाओ, ठीक है। तो आपसे वहां पे एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, आपको 4 कथन दे देंगे। एक कथन आपसे पूछेगा कि क्या बताओ राधा कृष्णन कमेटी ने ये कहा था क्या कि हमको बच्चे का ग्रेस मार्क्स को आगे बढ़ाना है, अब बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो इसको सही मत करके आना, ये गलत है। राधा कृष्णन कमेटी ने कहा था कि हमको ग्रेस मार्क्स का जो सिस्टम है उसको ही खत्म करना है, उसको अबॉलिश करना है, उसको हटाना है, ठीक है। ये सारे शिक्षा की प्रणाली के ऊपर जो सुझाव दिए वो यहाँ पे हिंदी में दिए हुए हैं। सबसे पहला बोला है कि शिक्षक को कक्षा में छात्रों का निरंतर मूल्यांकन जो है वो करते रहना है। दूसरा बोला है कि प्रश्नों के प्रकार परीक्षा पद्धति में व्यापक परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि इसे अधिक विश्वसनीय और है ना वैध बनाया जा सके। फिर निबंध प्रकार के प्रश्नों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जो है वो भी पूछे जाने चाहिए, है ना। फिर आगे बोला कि मौखिक परीक्षा का भी प्रयोग होना चाहिए, यानी कि ओरल एग्जामिनेशन होना चाहिए, मौखिक रूप से मूल्यांकन होना चाहिए, आंतरिक मूल्यांकन जो है वो भी होना चाहिए बच्चे का, ठीक है। और ग्रेस मार्क्स की प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। ये सारे आपकी परीक्षा प्रणाली के ऊपर सुझाव दिए थे किसने, राधा कृष्णन कमेटी ने। इसको लिख लेना नोट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे पढ़ते हैं महिलाओं के बारे में, विमेन एजुकेशन के बारे में इस समिति ने क्या सुझाव दिए। समिति ने कहा कि कमीशन ऑल्सो पॉइंटेड आउट द नीड फॉर इस्टेब्लिशिंग कॉलेजेस फॉर विमेन विद एडिक्वेट फैसिलिटी एंड कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट, यानी कि महिला के लिए एजुकेशन देने की बात करी है कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर उनको हक देने चाहिए, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। तो इसलिए विमेन कॉलेजेस की स्थापना करने की बात करी है, ठीक है। तो यानी कि समिति ने बोला है कि आयोग ने महिलाओं के लिए है ना पर्याप्त सुविधाओं और अनुकूल माहौल वाले कॉलेज की स्थापना करने की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए कहा है, ठीक है। आगे कुछ और इस कमेटी ने कुछ और रिकमेंडेशन दिए हैं, वो क्या है, टीचर्स क्वालिफिकेशन, टीचर की है ना अच्छी हमको गुणवत्ता करनी है, अच्छी योग्यता करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। रिसर्च के ऊपर भी इस समिति ने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि भाई रिसर्च को भी हमको आगे बढ़ाना है। मैंने बताया ना नए इनोवेशन के क्षेत्र में हमको नए डिस्कवरी करनी है, नया इनोवेशन करना है, तो वो कैसे होगा, रिसर्च करके ही तो होगा, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन के बारे में बात करी, प्रोफेशनल एजुकेशन 5 प्रकार की थी, है ना, मैंने अभी आपको बताया था, वो मेडिकल एजुकेशन के बारे में बात करी है। वाया वॉइस ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में वाइवा वॉइसेस का यूज होना चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन वंस इन अ ईयर में एक बार
फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि जो आपके ईयरली एग्जाम होते थे ना स्कूल में, वो आपके साल में एक बार तो वो एग्जाम होने ही चाहिए मूल्यांकन करने के लिए। बाकी उसके अलावा क्लास में टीचर जो है वो पढ़ाने के दौरान ही बच्चे को क्या कर सकता है, मूल्यांकन जो है इसका कर सकता है। अभी हमने देखा है ये पॉइंट, ठीक है। आगे बोला है हॉस्पिटैलिटी इन ईच यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटैलिटी यानी कि जितनी भी सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि शिक्षक की योग्यता के ऊपर बोला है। आगे बोला है अनुसंधान के ऊपर, चिकित्सा क्षेत्र के बारे में बात करिए, चिकित्सा शिक्षा के बारे में बात करिए, है ना, प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बात करी है। वर्ष में एक बार शारीरिक परीक्षा जो है वो होनी चाहिए, शारीरिक परीक्षा यानी कि आपका जो ईयरली एग्जाम होती है वो होनी चाहिए। फिर आगे बोला है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में अस्पतालों की जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। आगे बोला है कि एनएसएस और एनसीसी को भी इंट्रोड्यूस हमको करना है। तो एनसीसी जो आपके अभी कॉलेजेस में आती है, तो वो एनसीसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लागू करने के लिए राधाकृष्णन समिति ने अपने सुझाव दिए थे, ठीक है। आगे बोला है कि कॉलेजेस जो है वहां पे कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूजीसी शुड बी इस्टेब्लिश्ड, जो आपका यूजीसी है, यूजीसी क्या है आपकी सिलेबस में ही दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक और समिति हम पढ़ेंगे, है ना। तो वहां पे यूजीसी के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे उस यूजीसी की स्थापना करने के लिए भी इस राधाकृष्णन कमेटी ने ही सुझाव दिए थे, ठीक है। एग्रीकल्चर एजुकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, मैंने बताया एग्रीकल्चर एजुकेशन भी किसमें है, प्रोफेशनल एजुकेशन में 5 प्रकार की एजुकेशन थी। तो मेडिकल, लीगल, है ना, आपकी टेक्नोलॉजिकल, आपकी, है ना, एग्रीकल्चर एजुकेशन, इन सारे के बारे में बात हुई थी। एग्रीकल्चर के बारे में भी समिति ने बात करी है, ठीक है। यहाँ पे सारी हिंदी में लिखी हुई है। एनसीसी के बारे में बोला है, कृषि परीक्षा, है ना, कृषि शिक्षा के बारे में बोला है, यूजीसी की स्थापना करने के लिए बोला है, और है ना राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो विद्यालय में नहीं होने चाहिए, विश्वविद्यालय में नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बात हुई है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर हायरार्की ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या क्या हायरार्की होनी चाहिए उसके बारे में बात हुई है। तो सबसे पहले तो आपके चांसलर होते हैं, फिर बोला है आपके वाइस चांसलर होंगे, फिर आपकी सीनेट या फिर आपकी कोर्ट होती है, फिर आपके सिंडिकेट होते हैं जिसमें आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल आती है, फिर आपकी एकेडमिक काउंसिल होती है जिसमें आपके टीचर्स आते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी फैकल्टीज, आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज, आपके फाइनेंस कमेटी और आपकी सिलेक्शन कमेटी। ये सारी आपकी पूरी हायरार्की है कि एक यूनिवर्सिटी में कौन कौन से लेवल पे कौन कौन से लोग होते हैं। सबसे निचले पे होंगे आपकी सिलेक्शन कमेटी और सबसे ऊपर वाले लेवल पे होंगे आपके चांसलर, ठीक है। आपने चांसलर, वाइस चांसलर का आई होप नाम सुना होगा। तो वही ये पूरी जो हायरार्की है वो बताई हुई है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कुलाधिपति जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी में सबसे उच्च लेवल पे होंगे, ठीक है। और आपका जो चयन समिति है वो सबसे आपके निचले स्तर पे होंगी, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, मैंने पूरा आपको समझा दिया है। लास्ट में आता है हमारा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद में कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हमने बता दिया कि भाई है ना, इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे पहली समिति जो है वो बनाई गई थी किसके सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, ताकि हम एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या बोला है, रिपोर्ट ऑफ द कमीशन इज डॉक्यूमेंटेड टू ग्रेट इंपॉर्टेंस एज इट हैज गाइडेड द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि When डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन became the president of India, अब राधाकृष्णन जो है वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने थे। पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के राजेंद्र प्रसाद, दूसरे कौन थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो when राधाकृष्णन became the president of India, some of his students and friends requested him to allow them to celebrate his birthday, जो कि 5 सितंबर को आता है ना। तो इनके जो फ्रेंड्स थे या कुछ जो इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने कहा कि भाई हम आपके बर्थडे को, आपके बर्थडे यानी कि आपका जो बर्थडे है उसको हम, जो 5 सितंबर पे आपका जो बर्थडे आता है उसको हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो इन्होंने कहा, ही रिप्लाइड, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे इट वुड बी माई प्राउड प्रिविलेज इफ 5 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज द टीचर्स डे। हिज बर्थडे हैज सिंस बीन सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे इन इंडिया, ठीक है। यानी कि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने थे तो इनके कुछ छात्रों ने और मित्रों ने कहा था कि भाई हम आपका जो जन्मदिन है उसके, है ना, हम क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं क्या। तो इन्होंने जवाब दिया और कहा कि भाई मेरे जन्मदिन को मनाने के बजाय मेरा जो बर्थडे है जो 5 सितंबर को आता है उसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और तभी से ही इनका जो बर्थडे है 5 सितंबर, उसको हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, आई होप आप सबको पता होगा, इतने बड़े बच्चे हैं आप तो, है ना। लेकिन फिर भी नहीं पता है किसी को, तो मैंने बता दिया है कि भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है उस दिन, और इनके फ्रेंड्स ने कहा था कि हम आपके, है ना, बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। पर इन्होंने कहा कि मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट मत करो, मेरा बर्थडे जिस दिन आता है
है उसको हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए हम टीचर्स डे इंडिया में मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द होल क्लास। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसकी जो फ्री PDF है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक यू।